चलो भाई, तो मॉक टेस्ट 5 जो है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 5, उसमें जिनके जो भी डाउट्स हैं आप चैट में लिख सकते हो या बता सकते हो मुझे। तो कौन से क्वेश्चन स्टार्ट करना है? सर एक बार ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5, मुझे ओके। लग रहा है आंसर गलत दिया हुआ है। ओके 5 ये कह रहा है कि, नहीं सर, ये एक सेकंड। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर चेक कर लो, आप लोग ओपन कर सकते हो पोर्टल पे जाकर। क्वेश्चन 4 एक बार देख लीजिए। सर क्वेश्चन 4। 4, हाँ। इफ एफ बी डिफरेंशिएबल ऑन ए बी एंड डबल डेरिवेटिव जीरो हो, तो किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जीरो होने का क्या मतलब है? लीनियर हो सकता है, एक्स का भी डबल डेरिवेटिव जीरो है ना? ओके, 2x का भी, तो माइनस एक्स का भी होगा। तो पूछना क्या चाह रहा है कि एफ एक्स क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, कांस्टेंट होगा। एक तो ना ये, मतलब अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो डबल डेरिवेटिव जीरो होगा, इट्स फाइन, बट डबल डेरिवेटिव जीरो है देन कांस्टेंट होना जरूरी थोड़ी है। तो क्या लगता है आप लोगों को आंसर क्या होना चाहिए? सर नन ऑफ दी। हाँ, क्योंकि इसमें मैं साथ साथ बता देता हूँ, ये अपडेट कर चेक क्यों नहीं करते हैं टेस्ट। सो जैसे डबल डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब हो गया कि y डबल डैश जीरो है, तो यहाँ से y डैश बराबर हो जाता है c1, y बराबर हो जाता है c1x प्लस c2, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इस टाइप का कुछ फंक्शन होगा, अब डिपेंड करता है ये कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से c1 c2 डिसाइड होगा। y डैश की वैल्यू c1 है, और अगर c1 नॉन जीरो है मतलब पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, c1 नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, c1 अगर जीरो हुआ तो कांस्टेंट होगा। तीनों सिचुएशन हो सकती हैं, तो इसमें तीनों सिचुएशन पॉसिबल है, तो ऐसे इसका आंसर नॉट इजी होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी है। एग्जांपल के लिए x ले लो, माइनस एक्स ले लो, या 2 ले लो, है ना? तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है fx को, मैं fx की बात कर रहा हूँ, है ना? सो y बराबर x होगा तब भी डबल डेरिवेटिव जीरो होगा, माइनस एक्स पे डबल डेरिवेटिव जीरो है। एग्जांपल के लिए 2 ले लो तब भी जीरो है, तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो गारंटी नहीं है। तो ये है, मैं इनको अपडेट कर देता हूँ। क्वेश्चन 4, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट कौन सा है? और सर एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर डाउटफुल है, ये 34। 34। सर एक नंबर होता है। रुको, वन बाई वन भाई। सो यहाँ से n इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, y1 y2 yn, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ कांस्टेंट एंड अननोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ई वाई आई है समेशन बीटा जे एक्स आई जे, और आगे लिखा हुआ है ब्लैक कॉमा है ना, कॉमा एक्स आई, जहां पे क्या है एक्स आई जीरो है, इज 1 फॉर आई फ्रॉम 1 to 3 डॉट 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 n, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो सर ये तो अनोवा हो गया ना? हाँ हाँ हाँ, सो ये तो सर अनोवा में जो ट्रीटमेंट का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो p-1 है। आंसर में p दे रखा है। तो सर ये क्वेश्चन का ये आंसर डाउटफुल लगा, तो सर क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, इसको भी चेक करते हैं। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो है, ठीक है, ये जो ई ऑफ वाई आई दे दिया है बीटा जे एक्स आई जे, जहाँ एक्स आई जे वन, क्या लिखना चाह रहा है ये? इसको एक बार चेक कर लेगा 34 किसने बनाए हैं।
ओके नेक्स्ट क्या है 41। हाँ सर। रुको 1 पे आते हैं, किसी का 1 भी था ना, एक मिनट। तो 41 क्या कह रहा है, x कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है पैरामीटर n, p और p 0.3। एक्चुअली बीच में स्टेटमेंट कैसे आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग। तो इसे पूछना क्या जा रहा है, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज दिस, डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, मतलब ये कहना चाह रहा है कि x जो है ना, बाइनोमियल 13,0.3 है। सो ये है, तो बताओ इसका मोड क्या आता है बाइनोमियल में, इसका मोड क्या आएगा। सर यूनिमोडल होगा अगर एनपी ये इंटीजर होगा कोई। तो अगर समझ लीजिए इसमें ये 32.3 करेंगे तो 3.9 आएगा। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिमोडल है और ये मोड 3 होगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, अभी कह रहे हैं मोड 4 आ रहा है। 4 आ रहा है। तो मोड क्या होता है, इसमें हाईएस्ट पीएमएफ हो ना, तो एनपी यहां से क्या बनेगा 13 into 3.9। और जब ये कोई अगर आपका एनपी जो है फ्रैक्शन होता है तो मोड क्या बनता है उसका, सर इंटीजर पार्ट उसका 3 नहीं जैसे सर इसमें सर n+1 टाइम्स p को कंसीडर करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जैसे क्या है, अगर आप ऐसे चेक करो x बराबर 3 पे पीएमएफ निकालोगे, सो 13c3 0.3 की पावर 3 एंड 0.7 की पावर 10 आ जाएगा। और अगर आप x बराबर मान लो 4 लेते हो, सो 10 चूज 4 0.3 की पावर 4 एंड 0.7 की पावर 9 हो जाएगा। सॉरी यहाँ से 10 माइनस 4, सॉरी यहाँ गलती हो गई, 13 है ना, ये 13 है, 13c4 तो ये 4 और 13 माइनस 4 9। हाँ, अब क्या लगता है इनमें से क्या लार्जर होगा, व्हिच वन इज लार्जर, ये तो बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हो आप। और ऐसे वो फॉर्मूला जो बता रही है कि एक तो n+1 इंटू पी कितना आएगा 4.2 ये आएगा। सो जो बाइनोमियल का है तो मोड लाई करेगा 3.2 से लेकर के 3.9 के बीच में। नहीं, लेकिन मोड तो कोई x की वैल्यू होगी, मोड इज द वैल्यू ऑफ x ना, एट विच पीएमएफ इज मैक्सिमम। तो 3.2 से 4.2 के बीच में लाई करेगा, तो that's 4 why the mode will be 4। हाँ, तो मतलब 4 आ जाएगा ना, क्योंकि इंटीजर वैल्यूड होंगे। मोड जो होगा वो द वैल्यू ऑफ x एट विच पीएमएफ और पीडीएफ जो भी है कॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट वो मैक्सिमम होने चाहिए। तो पीएमएफ या पीडीएफ जो भी मैक्सिमम है वो x की वैल्यू देख लो क्या होगी, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। सो 4 आएगा आई थिंक। अब चेक करो एक बारी। ये सर बट क्वेश्चन में सर उस हिसाब से सर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिवली स्क्यूड रहेगा, बट आंसर गलत दे रखा है। अच्छा, अब नेगेटिव पॉजिटिवली स्क्यूड ही होगा इसमें सब, बिकॉज़ इसमें होता है कि अगर लेस देन हाफ होता है तो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। अच्छा, तो मतलब ये 0.3 जो है 0.5 से कम है। तो ये सब रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट देख सकते हो या ट्राई भी कर सकते हो। सो अगर तुम्हें ऐसे भी तो होता है कि जब मीन अगर लेस देन होता है मोड से तो फिर नेगेटिवली स्क्यूड होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, तो ये श्योर करना पड़ेगा, उन्होंने चेक करना, ये सब थोड़े ये कहीं ना कहीं उससे आ गया, तो स्क्यूनेस वो निकालना पड़ेगा, मतलब स्टेटमेंट एक बार ठीक से देखना पड़ेगा क्या है। सो मैं चेक करता हूँ, देखो यहाँ पे वो एग्जैक्ट फार्मूला होता है ना q minus p upon root npq। q minus p upon root npq। रूट npq, ये क्या है स्क्यूनेस का। यस। ओके, तो स्क्यूनेस का अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे
तो इससे क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, चेक कीजिए। पॉजिटिव ही होगा ना, 0.7 माइनस 0.3। हाँ, तो ये डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही है, क्यू आपका 0.7 है, तो ये तो पॉजिटिव आ गया। चेक कर लो एक बारी, मतलब फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मतलब कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, वही कह रहा हूँ, कोई एक अप्रोच से आप ट्राई कर सकते हो। तो बाइनोमियल में स्क्यूनेस का अगर ये फॉर्मूला है तो आप यहाँ से अप्लाई करके देखो क्या बनता है ना। तो पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया, तो यहाँ पे मोड 4 होगा और ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। इसलिए थोड़ा रिजल्ट देखो, जैसे जब भी कोई क्वेश्चन फंसे तो आप बुक खोल सकते हो या ऑनलाइन थोड़ा ट्राई कर सकते हो कि इसके पीछे ये क्या कॉन्सेप्ट है उस पे। सर इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि p की वैल्यू अगर 1/2 से छोटी हो तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर 1/2 से बड़ी है p की वैल्यू तो नेगेटिवली स्क्यूड। ओके, तो ये रहेगी तो पॉजिटिवली स्क्यूड, और p अगर मोर देन 1/2 है तो नेगेटिवली स्क्यूड। ओके, तो ठीक है, ये भी लगा सकते हो आप। 1/2 के बराबर है तो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक हो जाएगा, हाँ, क्योंकि उसमें फिर हाफ हाफ है ना, पी क्यू इक्वल हो जाएगा। सो ठीक है ना, ये भी रिजल्ट है, ये भी है, मतलब कई सारे तरीके हैं, और भी तरीके रिजल्ट्स हो सकते हैं जो आप यूज कर सकते हो। सो इससे कर लो। ओके, सो नेक्स्ट जो है, तो इसका मतलब ठीक है ना। तो और सर एक और क्वेश्चन था 58। 58, ओके, सो 58 जो है x1 x2 xn a random sample from normal distribution population with mean mu variance sigma square, the sampling distribution of x bar minus mu s upon root n and अच्छा ये कॉमा लगा रखा है, s स्क्वायर दे रखा है is। तो इसमें इसको ठीक करना पड़ेगा, किसका पूछ रहा है, अच्छा where यहाँ लिखा होगा where s स्क्वायर is, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, x बार माइनस म्यू अपॉन में s बाई रूट n है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। सर t distribution with n-1 degrees of हाँ, अच्छा इन्होंने इस पे ब्रेक कर दिया 30 कंसीडर करके। ओके, तो ये रिजल्ट किसके लिए होता है, लार्ज एन के लिए होता है ना। नहीं सर, ये लेस देन 30 स्मॉल सैंपल यस सर। अच्छा, n-1 होगा सर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सर ऑप्शन ए। टी। ओके, टी विथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे पॉपुलेशन नॉर्मल है तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन या सेंट्रल लिमिट थ्योरम तब लगाते हैं ये लार्ज होते हैं, यहाँ तो मतलब कोई भी अदर पॉपुलेशन है तो एंड में नॉर्मल बनेगी, लेकिन यहाँ पे तो चलो पॉपुलेशन नॉर्मल ही, रैक रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से जो आएगा Tn-1 बनेगा, है ना। तो इसका जो है बोल देता हूँ सुनो, Sir, I too had a doubt with this question, हाँ बोलो बोलो। and I asked a friend, and she told me, इसमें mean is known, the mean is mu. It's like a given case, so you don't need to consider n-1 as degree of freedom. That's what she told. ओके 1 मिनट। सो कहते मीन इसमें लिखा नहीं है ना, इसको लिखना चाहिए था मीन नोन अननोन, वेरिएंस अननोन बोल दिया। अच्छा, मैंने भी a लगाया था options पर। I do have a doubt with this question. ओके चलो इसको मैं देखते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे पास x1 से लेके xn तक ये बता रखा है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, और जो म्यू है मीन है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर अननोन है। सो म्यू नोन है, कहाँ लिखा है ऐसा, जरूरी नहीं है ना, लेकिन म्यू नोन नहीं होगा तो यूज नहीं हो सकता फिर, है ना। या डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिंपली तुम निकालते हो, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट भी है ना, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन Tn-1, ये थ्योरम है ना एक तो। Yes, sir, direct result. हाँ, तो म्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सिग्मा स्क्वायर अननोन है एंड दैट्स व्हाई एस इज बीइंग यूज्ड। म्यू ओके, म्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्यू यहाँ पे सो x बार माइनस म्यू एस अपॉन रूट एन, यही होगा, ए ऑप्शन ही होगा। ये लार्ज स्मॉल की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली Tn-1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर है ये 58। और सर ये 14 also।
14 में क्या है, तो इसमें ए करेक्ट होगा, ठीक है, ओके। टी तो सैम्पलिंग के लिए स्मॉल के लिए होता है ना, तो इसलिए स्मॉल दिया वहाँ पे, स्मॉल एन लेस देन 30। हाँ मतलब ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन तो टी एन माइनस वन ही आता है ना, तो रिजल्ट मुझे भी देखना पड़ेगा अदरवाइज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉर्मूला था मतलब रिजल्ट है तो ये आना चाहिए। इसमें क्या है, द मैट्रिक्स इज नॉट अ, क्या नहीं है, अच्छा नहीं क्या नहीं है, ओके। सो स्क्वायर तो है, डायगोनल नहीं है, यूनिट मैट्रिक्स ये भी नहीं है, नन ऑफ दिस, ये क्या मतलब है, डायगोनल भी नहीं है ऐसे तो ना, डायगोनल होने के लिए 4 इधर होना चाहिए ना, तो क्या करना चाहिए, दो ऑप्शन है तो चेंज क्या कराऊं, यूनिट मैट्रिक्स जो है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दूसरा नाम है जो यूनिट मैट्रिक्स। Secondary diagonal भी है क्या? हाँ Is there anything like secondary diagonal? हाँ, बट वैसा कोई प्रॉपर्ली डिफाइंड वर्ड नहीं है कि सेकेंडरी डायगोनल या सब डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा कुछ वर्ड है नहीं प्रॉपर्ली। सो डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है ना ये, डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स शुड बी ऑन डायगोनल, मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एक ही होता है, ठीक है ना। सो जहाँ पे आई जे इक्वल है तो यहाँ पे जो आएगा दैट शुड बी, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, मतलब सी ऑप्शन ओके है अगर इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बना दे, 4 4 4 कर दे, ये कौन इतने दिमाग लगाता है ये लोग। और क्वेश्चन प्रॉब्लम है जिसमें थोड़ी मिस्टेक्स हो। So 72. 72 ओके, तो यहाँ पे जो होगा 72, द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो यहाँ इसने बी एंड बी लिखा है इज तो अरिथमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, हम लोग नोटेशन जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, is the and dash less than the correlation coefficient between x and y। तो हमारे पास तो एक ये फॉर्मूला है ना, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स बराबर आर स्क्वायर, तो सर मैंने इसको गुप्ता कपूर में देखा था, उसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन था। द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो बी एक्स वाई एक्स होगा एंड इज मोर देन द कोरिलेशन बिटवीन, तो ये तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये चेक करना पड़ेगा क्या आएगा। सो अरिथमेटिक, देखे थे गुप्ता कपूर। अच्छा उसमें मोर देन इक्वल टू है, बाकी लोग देख लो भाई। यस से m greater than gm का फॉर्मूला लगा जैसे। हाँ जैसे यहाँ से क्या है, रूट अंडर बी एक्स वाई एक्स इज आर एंड ए एम जो है बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स अपॉन 2, क्या रिलेशन होता है इन दोनों में, बहुत बड़ा होता है अरिथमेटिक में, है ना। अरिथमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और आर के इक्वल है दिस क्वांटिटी मोर देन इक्वल टू, हाँ तो मोर देन इक्वल टू ही होगा क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये अरिथमेटिक मीन है, तो अरिथमेटिक मीन मोर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन, और ये आर के इक्वल है, सो यहाँ से ए होगा, तो 72 का ए आ जाएगा। So can you check 74? ओके नहीं ए नहीं, मतलब बी है ना इसका, बी सर इसका ऑप्शन बी होगा, इक्वल भी हो सकते हैं कुछ केस में। चलो नेक्स्ट 34 हो गया, सर 74 एक मिनट 74 में जो है चलो, तो कह रहा अ लॉट ऑफ 15 मोबाइल्स
contains 4 defective mobiles. ओके तो 15 में से है ना 21 तो 15 में से 4 डिफेक्टिव है. The mobiles are taken out one by one at random and examined. The examined one are not pull back, मतलब without replacement है. So we are drawing one by one without replacement. And then कह रहा है कि the probability that the 9th mobile examined is the last defective. तो last defective मतलब 4 defective था, तो मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं यहाँ पे ना. सो यू कैन नॉट यूज नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है ना. नेगेटिव बाइनोमियल कब यूज करते हैं, या बाइनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल ज्योमेट्रिक जब विथ रिप्लेसमेंट हो, बर्नौली ट्रायल्स हो. बट यहाँ पे तो विदाउट रिप्लेसमेंट है ना. एग्जामिन्ड वंस आर नॉट पुट बैक. सो मतलब उसको वापस नहीं रख रहे हम लोग, तो विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया. तो नेगेटिव बाइनोमियल तो हो जाएगा. पूछ क्या रहा है कि 9th mobile examined is the last defective. So 9th draw is 4th defective. ये पूछना चाह रहा है. जो 9th draw आप कर रहे हैं that is the 4th defective. Last defective है the 4th defective. तो सोचिए. So negative hypergeometric टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि हमारे सिलेबस का नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही बिना डिस्ट्रीब्यूशन यूज किए कर सकते हैं सॉल्व. तो ये होगा. देखो इसका क्या मतलब है, 9th ड्रॉ में चौथा डिफेक्टिव आ रहा है. सो मींस व्हाट, पहले 8 ड्रॉ में 3 डिफेक्टिव आए होंगे और ये विदाउट रिप्लेसमेंट है. तो 8 ड्रॉ में 3 डिफेक्टिव्स आए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी. केसेस बना लो. बोलो भाई. जैसे 9th ड्रॉ इज 4th डिफेक्टिव, तो ये श्योर है कि 9th ड्रॉ इज द डिफेक्टिव वन. ठीक है ना. तो और टोटल 15 है. 15 में 4 डिफेक्टिव है, बाकी कितने बच गए, 11 गुड है मान लो. तो इस तरह से तो 15 में 4 डिफेक्टिव और 11th गुड वन है. सो सिंपली आप बताइए क्या होगा. मैं अभी ये निकाल रहा हूं कि पहले 8 ड्रॉ में 3 डिफेक्टिव आए, तो मान लो पहले डिफेक्टिव तीनों का लिख देते हैं. बताओ. सो फर्स्ट डिफेक्टिव ड्रॉ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब फर्स्ट ड्रॉ किया और डिफेक्टिव आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. सर 4/15. 4/15. सेकेंड ड्रॉ किया और डिफेक्टिव आएगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. सर 3/14. एंड थर्ड ड्रॉ किया वो डिफेक्टिव आएगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. सर 2/12. 2/13. 13. ओके अभी लास्ट वन इसको हम बाहर रखेंगे, वो ऑब्वियसली 1 बाई जो भी आएगा. तो अब बाकी जो 3 ड्रॉ हो गए, हमें क्या है पहले 8 ड्रॉ में 3 डिफेक्टिव, तो अगले 5 बार में क्या आया होगा नेक्स्ट. हाँ गुड वन. सो गुड वन मतलब अब हम 4th बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, इट विल बी गुड वन. सो 11 क्या होगा, 11 आउट ऑफ 12, देन 10 आउट ऑफ 11, देन 9 आउट ऑफ 10. ठीक. और अगला होगा 8 आउट ऑफ 9. चेक कर लो. तो हमने कितने बॉल अभी तक ड्रॉ कर लिए. सो 3 डिफेक्टिव आए, 4 गुड आ गए, 7 आ गए. एक और आएगा क्योंकि 3 डिफेक्टिव आउट ऑफ 8 ना. तो आउट ऑफ 8 कितने ड्रॉ हो गए, 3 4 7 हो गया ना. Okay, sorry. So 9th one will be what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 ball are taken out, है ना. तो the 8th one, अच्छा 9th चाहिए ना मुझे, 9th draw. तो 8th one will be what? अभी के हिसाब से good one only. तो ये होगा 7/8. पर चेक कर लो. और 9th one जो होगा वो डिफेक्टिव होगा. तो बताओ डिफेक्टिव लास्ट वाला डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है अब. सर 1/12. नहीं. 7. हाँ क्योंकि 7 ही बचे हुए हैं ना, ये सब तो बाहर आ चुके हैं. 3 डिफेक्टिव्स आर ऑलरेडी आउट एंड 5 गुड बॉल्स आर ऑलरेडी आउट. तो 8 बॉल्स तो बाहर निकल चुके हैं पहले ही. ठीक है ना. तो बचे हैं 7 एंड उस 7 में से
एक ही डिफेक्टिव बचा होगा बिकॉज 3 डिफेक्टिव्स आर ऑलरेडी आउट, तो 1 आउट ऑफ 7। तो ये तो एक केस हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। तो इट्स सेम लाइक बाइनोमियल केस जो नंबर है ना। तो क्या होगा बताओ, पहले 8 ड्रॉ में 3 डिफेक्टिव आने हैं। सो व्हाट आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, बोलो। इट विल बी 8C3, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इट्स सेम एज, तुम्हें याद होगा ना क्या होता है, अगर नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस ले रहे हो तो x-1 चूज r-1, सेम थिंग। यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक 9-1 चूज 4-1, x-1 चूज r-1। तो यहाँ ये डिफरेंट इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विथ रिप्लेसमेंट होता तो ये डायरेक्टली फिट हो जाता नेगेटिव बाइनोमियल पे। बट दिस इज आंसर, सिंपलीफाई कर लो इसको। सो 8C3 है ना, ये हो जाएगा 8 चूज 3, और उधर देख लो 4C3 है ना, तो इधर 15 से लेके 7 तक चला गया, एंड देन यू सिंपलीफाई। और कहीं ना कहीं देखोगे तो ये जो बना है ना, दिस इज द पीएमएफ ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक। अगर तुम चेक करना चाहो तो ये जो सर्कल के, ये हाइपरज्योमेट्री का पीएमएफ होगा। कैसे, अगर मैं लिख के दिखाऊं तुम्हें, सो 4C3 और क्या बनेगा 4P3 या C3, सो मैं 4 3 2 है ना, P बन जाएगा, और उधर से 11th है। इट्स ओके है ना। इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा, इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, कहीं कहीं कॉम्बिनेशन भी था ना। ओके, सो विदाउट रिप्लेसमेंट, हाँ ठीक है, इसको सिंपलीफाई करो। डिनोमिनेटर में क्या करते हो तुम, 15 में से कितने ड्रॉ किए, एट द एंड सिंपलीफाई करना पड़ेगा, क्या बनेगा। एक बार देखो ये आंसर आ जाएगा, इससे सिंपलीफाई करो, टोटल बताओ कितना आता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में ना सर, मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है सर, क्या करते हैं कि पहले 3 के डिफेक्टिव हाइपरज्योमेट्रिक से निकाल लेते हैं, जी जी, और उसके बाद जो लास्ट वाला बचता है ना, उसको फिर निकाल देते हैं, मतलब जो भी है प्रोबेबिलिटी वैसे बनाएंगे। हाँ ये ओके, उससे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना, आंसर सही आएगा। तो ओके, तो यहाँ से आंसर ठीक होगा, ये सिंपलीफाई करोगे तो वही आएगा। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 6। हाँ अब आते हैं शुरू से। 1 में भी किसी को डाउट था, चलो 1, तो 1 और 6 पे करते हैं। तो 1 तो भाई क्या है कि इसको आप सीरीज में कन्वर्ट कर लो, तो व्हाट वी कैन राइट, ये है 2/1 की पावर p, 3/2 की पावर p, तो कहीं ना कहीं n+1/n इसकी पावर p चल रहा है। अच्छा सॉरी, p डिनोमिनेटर में है बस, है ना, यही है n+1/n की पावर p, और n स्टार्ट विथ 1 टू इंफिनिटी। अब बताओ इस सीरीज के बारे में क्या कह सकते हो, देखो ध्यान से, n बराबर 1 टू इंफिनिटी, इसको ब्रेक कर दो, सो n/n की पावर p, 1/n की पावर p, इसको और सिंप्लीफाई करोगे, सो 1/n की पावर p-1, सॉरी अरे सही है ना, सॉरी यहाँ पे ठीक है, हाँ एक तो ना कंफ्यूजन हो जाता है टर्म्स में, ठीक है। देखो अब बताओ, ये आपके पास 2 सीरीज का सम है, सो ये वाली सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, पहली वाली अगर मैं अलग अलग कर दूं p टेस्ट से, p-1 शुड बी मोर देन 1 ना, हाँ ठीक है आप सही, हाँ वही बात है। तो पहले वाली तब कन्वर्ज करेगी जब p-1 मोर देन 1, मतलब p मोर देन 2, और दूसरे वाले पे सीरीज तब कन्वर्ज करेगी जब p मोर देन 1। अब दोनों कन्वर्ज करना चाहिए, तो मुझे लेना होगा इंटरसेक्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड, देन एक्चुअल सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, p मोर देन 2 इंटरसेक्शन p मोर देन 1, p मोर देन 2, ठीक है ना। यहाँ से 1 2, एक कह रहा है p मोर देन 2 होगा, एक बोल रहा है p मोर देन 1 होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, p मोर देन 2 होगा, ठीक है, कॉमन। सर इसमें p का वैल्यू पूछ रहा है कि पूरा सीरीज का पूछ रहा है,
अच्छा ओके ओके, तो लिखने में थोड़ा गलती किया, नहीं पूछना यही रहा है। हाँ 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 मैं समझ गया, तो मैं तो वही सोच लिया, ये एक्चुअली पूछ वही रहा है कि द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, ये पूछना चाह रहा है। देखिए लिखने में ना ये लोग ठीक से लिख नहीं रहे, चेक भी नहीं कर रहे, तो ठीक है नेक्स्ट बताओ। तो 1 के बाद अभी 6 था ना, 3 1 3 6 ओके। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है? इसका कोई फॉल्ट है? हाँ वो था ना, क्या था, लेबनिज थ्योरम है, क्या बोलते हैं उसको? अरे अगर मान लो कोई होमोजेनियस हाँ 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 वो लेबनिज रूल ऑफ जो, या क्या नाम ही भूल गया मैं, लेबनिज या न्यूटन्स कौन सा हाँ आइलर फार्मूला, यस यस आइलर फार्मूला फॉर द होमोजेनियस फंक्शन। तो उसमें ये है कि जेड होमोजेनियस फंक्शन है ना, बताओ जेड होमोजेनियस फंक्शन है किस डिग्री की? 0 डिग्री। हाँ जेड इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, ठीक, तो जेड एक होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 0 की। तो एक्स जेड एक्स वाई जेड वाई क्या होगा, इज एन टाइम एफ, और n है डिग्री ऑफ द होमोजेनियस फंक्शन z, तो यहां से n टाइम z कह दो, तो n तो 0 है, यहां पे 0 आ जाएगा, ठीक। तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो जो आइलर थ्योरम है होमोजेनियस फंक्शन के लिए वो लगाना है कि n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, तो x zx plus y zy will be n times z, n is the degree of that homogeneous function z, तो उससे आगे, ठीक। 6 जो है x1 0 है और x1 plus 1 cos x है, नहीं यहाँ लिखने में थोड़ा गलती किया है, क्या लिखना चाह रहा है ये, x1 0 है, x plus 1 cos x का क्या मतलब है, then for every n more than equal to 0 define x plus 1 is cos x, for every n more than, then xn in decreasing convergent है, इंक्रीजिंग कन्वर्जेंट है और ऐसा होगा xn is not convergent, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसा कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन में क्या है, मतलब क्वेश्चन एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया, ये ऐसा कुछ है क्या, xn plus 1 is cos xn, मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद, तो और x1 0 है, इनिशियली x1 की वैल्यू 0 है, और xn plus 1 ये cos xn होगा, तो इसमें क्या लग रहा है, क्वेश्चन बताओ तुम लोग को, अब बताओ अगर ये क्वेश्चन होगा तो क्या होगा,
यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आएगी, x2 आ जाएगी cos x1 cos 0 cos 0 1 हो जाएगी। फिर x3 क्या होगी, cos x2 जो कि cos 1 हो जाएगी। x4 क्या होगी, cos x3 और x3 की वैल्यू कितनी है, x3 इज cos 1 तो cos ऑफ cos 1। मुझे लगा ये चलता रहेगा रूल, है ना। तो xn प्लस 1 इज समथिंग लाइक cos ऑफ ऐसे बहुत बार होगा, फिर लास्ट में cos 1 होगा। अब बताओ cos 1 क्या होता है, देखो ये तो 0 है, ये 1 हो गया, 1 इज अप्रॉक्स 57 डिग्री, है ना। तो cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये अप्रॉक्स तुम चेक करना, ये 57 है ना, और cos डिक्रीजिंग है 90 तक, तो वैल्यू 0.5 के आसपास आएगी, है ना, 0.5 समथिंग होगा, चेक करो, ये 0.5 के अप्रॉक्स आसपास आएगी। तो क्या लग रहा है इसमें, और कहना क्या चाह रहा है, मतलब मैंने अपने यहाँ तो मुझे क्लियर नहीं समझ लिखना क्या चाह रहा है ये, कि x + 1 cos x के इक्वल कैसे है और सीक्वेंस क्या है। आगे cos 1/2 करेंगे तो और कम हो जाएगा, और कम होगा, तो एंड में तो ये 0 के करीब आने लगेगा। हाँ तो मेरे को एंड में तो ये लगभग जैसे ये 0.5 है, 0.5 कितना होगा, अप्रॉक्स 28 डिग्री, है ना, 28 यहाँ cos बाद में पुट करेंगे वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स, और cos 0 1 तो 1 के करीब आ जाएगी ये तो। सो इंक्रीजिंग है, कन्वर्जेंट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो नहीं है ना, क्योंकि ऐसा हुआ 0 था फिर 1 हो गया, है ना, फिर 1 के बाद 0.5, फिर ये चेक करो कितना आएगा, cos ऑफ 1 कितना आएगा, तो cos 1 तो अप्रॉक्स है ना, तुम्हारा देखो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली। हाँ सीयूईटी में कैलकुलेटर भी नहीं होगा, यस जाम गेट में कैलकुलेटर है, सीयूईटी में ये भी नहीं है। तो यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, तो सिंपली यू हैव टू सॉल्व दिस, L इज इक्वल टू cos L, इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, L इज इक्वल टू cos L क्या होगा, cos x और x कभी कट करेगा ग्राफ, तुम्हें लगता है इसमें जो cos x का ग्राफ है ये ना, और मतलब ये मान लो रफली जो भी है, तो यहाँ तुम्हारा 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, सो कट तो करता है ये, सो इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन है उसका, हमने कहा ना कि L इज इक्वल टू cos L को सॉल्व करना है, तो L इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, सो y इज इक्वल टू x का ग्राफ ये हो गया लेफ्ट साइड का, राइट साइड का ग्राफ y इज इक्वल टू cos x का, सो तो इंटरसेक्ट तो करेगा कहीं ना कहीं, तो ये कोई बीच का एंगल आएगा, मतलब कन्वर्जेंट तो होगा, एग्जैक्टली लिमिट तुम नहीं निकाल पाओगे, वो पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन कन्वर्जेंट तो होगा ना। दिस मेरा क्वेश्चन ही था, इसके पास सॉल्यूशन है कि नहीं है, सो दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसी क्वेश्चन के पास यूनिक सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन होगा, एंड दैट इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो L की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, अब क्या आएगी वो एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि ऐसे हम मैथमेटिकली एनालिटिकली नहीं कर सकते, न्यूमेरिकली निकल जाएगा, कैलकुलेटर से निकल जाएगा, या है ना तुम ऑनलाइन इक्वेशन सॉल्व जो सॉल्वर आते हैं आजकल ऑनलाइन बहुत सारे, उससे निकल आएगा वैल्यू, है ना, इवन को गूगल पे सर्च करोगे तो इसका सॉल्यूशन तो निकाल के दे देगा कि वैल्यू क्या है ना, जो आज इक्वेशन सॉल्वर बहुत सारे ऐप और ये वेबसाइट भी है आजकल, तुम गूगल करके देखो L बराबर cos L सॉल्यूशन, L की वैल्यू निकल के आ जाएगा एग्जैक्ट, तो ये है, ठीक है ना, तो ये कन्वर्जेंट तो है। अब इंक्रीजिंग था नहीं तो आउट हो गया, डिक्रीजिंग था नहीं आउट हो गया, और नॉट कन्वर्जेंट भी आउट हो गया, सी ही करेक्ट होगा।
अभी क्या है 2n और 2n प्लस 1 के बीच की वैल्यू है, तो चेक कर सकते हो यहाँ से तुम, है ना। तो लिमिट जो है 2n xn की लिमिट x2n प्लस 1 xm, तो इसके बीच आएगी लिमिट। तो क्या होने वाला है इसमें, तो ऐसे हो रहा ना, यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो एक बार जैसे वैल्यू 0 थी इनिशियली पहली टर्म, दूसरी टर्म 1 हो गई, तीसरी टर्म 0.5, तो हो क्या रहा है, जैसे लिमिट l है ना, तो यहाँ ऐसा चल रहा है कि सपोज दिस इज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, तो एक बार वैल्यू इधर 0 है, इधर 1 है, तो पहला टर्म की वैल्यू ये है, दूसरे टर्म की वैल्यू ये, तीसरे टर्म की वैल्यू ये, चौथे टर्म, पांचवें टर्म, छठा टर्म, सातवां, आठवां, नौवां, एंड में सारी वैल्यू यहाँ आ जाती है। दिस इज द लिमिट ना, तो ये इस तरह का है, तो इसलिए ये ऐसा बोल रहा है कि ये जो लिमिट होगी ना, ये x2n और x2n के बीच वैसा हो रहा है ना, एक बार इस तरह वैल्यू, अगली वैल्यू इधर, तो इसी यही कहना है, लिमिट जो होगी तो x2n पे अगर इधर है तो 2n प्लस 1 उस तरफ चली जाएगी वैल्यू, दैट्स व्हाई, ठीक है। सो सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट्स फाइन। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हमारी साइड से ही है कि क्वेश्चन उन्होंने ठीक से लिखा नहीं है, तो ठीक है, नेक्स्ट बताइए। तो ये 6 तो हो गया, ठीक है ना। तो 6 में ये हमारे पास सीक्वेंस है, xn प्लस 1 इज इक्वल टू cos n cos xn, एंड देन हमने सॉल्व किया, ठीक है। 6 के बाद कौन सा 7th, अच्छा चैट में भी कुछ आया हुआ है, मैं देखा नहीं, हाँ देखता हूँ, है ना। तो 7th क्या है, रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, रेक्टिफिकेशन का डेफिनेशन देखना पड़ेगा। तो प्रोसेस फाइंड करना किसका, एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ कर्व, द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द कर्व, या नथिंग। तो रेक्टिफिकेशन का डेफिनेशन देखो क्या है ना। तो ये मतलब ये प्रॉपर इंटीग्रल कैलकुलस के एक वर्ड हो गया, उसमें प्रोसेस मतलब डिफरेंट मेथड्स होंगे, तो ये वो बोल रहा है। तो ये तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, याद रहेगा, कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये है, तो ये एक मेथड होगा एरिया लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, ये चीज है। नेक्स्ट क्या है जो चैट में है 14 15 10th कह रहा है कि द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट ओरिजिन, ओके। तो ये जो कर्व है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो टेंजेंट टू द कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है। इसका इक्वेशन क्या बनाएंगे, मतलब वैसे तो एक वो भी तरीका होता है, तुम लोग जानते हो, या तो हम लोग बेसिक कैलकुलस यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल, हाँ वैसे करने पे आ रहा था वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, अच्छा, तो उसको अलग अलग कर दिया, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ओके। टेंजेंट तो लाइन होगा, हाँ टेंजेंट तो लाइन होगा, ये तो है टेंजेंट लाइन के फॉर्म में लिखा है वो। तो कर सकते हैं क्या सर वहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उससे क्या फायदा होगा, आंसर वैसे आ रहा था ये सर। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमें एक तो प्रॉपर मेथड वही सिंपल है, जैसे ओरिजिन पे हम लोग बचपन में जो 11-12 में था कॉन्सेप्ट एक, तो कि पॉइंट 0 है और मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना,
तो y माइनस वाई नॉट बराबर m इंटू एक्स माइनस एन नॉट। m क्या है, dy बाई dx की वैल्यू है 0 0 पे। तो ये भी कर सकते हो, एक तरीका है कि ये पॉइंट है ना, तो m का मतलब डिफरेंशिएट करो और एक्स वाई को 0 0 रख दो, तो उससे जो वैल्यू आएगी एंड देन ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो ये भी 0 ही है यहाँ पे क्योंकि ओरिजिन है ना, तो y बराबर mx टाइप का इक्वेशन होगा। तो इक्वेशन तो यही आएगी y बराबर mx। अब m डिसाइड करेगा क्या होगा, है ना, y माइनस वाई नॉट m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो y बराबर mx आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू mx। सर dy by dx निकालने पे 0 0 पे 0.0 आ रहा है। हैं 0.0, तो उस केस में तुम लिमिट निकाल दो, तो क्या होगा। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा ना ये एसिम्पटोट होगा, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आता है एसिम्पटोट का भी। उस एसिम्पटोट क्या होते हैं कि कोई है ना, वो एसिम्पटोट क्या है, जैसे x की वो वैल्यू जिसके लिए है ना फंक्शन अप्रोच कर, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए tan x है, तो tan का जो ग्राफ होता है तो इसमें इसको एसिम्पटोट बोलते हैं ना। तो ये भी टेंजेंट है, ये समझ लो x बराबर पाई बाई 2 क्या है, टेंजेंट है इसका। x बराबर माइनस पाई बाई 2 भी टेंजेंट है इसका, सही कहीं इस कर्व का। हाँ ये है इसको अलग, लिमिट लगा देते हैं n टेंड्स टू 0 हर जगह क्या। हाँ उससे करके देखो। तो यहाँ से अगर मैं देखूं कि सर वहाँ पे पढ़े थे अनबायस्ड और बायस्ड में एक एसिम्प्टोटली अनबायस्ड होता है, नहीं वो अलग है। इन्फिनिटी लगता है। एसिम्पटोट कैलकुलस का एक अलग वर्ड है, उसकी मीनिंग अलग है। जो हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं एसिम्पटोटिकली, तो उसका मतलब होता है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो आप कह रहे हो ना कि अनबायस्ड एंड एसिम्पटोटिकली अनबायस्ड, है ना। तो वहाँ मतलब है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे कहेंगे सेंस वही है बट इसका मीनिंग यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे y को इन्फिनिटी पे टेंड करा दो, तो y को जब इन्फिनिटी पे टेंड करा देते हैं तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है उस तरह से। बट एनीवे इस अप्रोच से किसी ने ट्राई किया है क्या, नहीं तो मैं करता हूँ फिर। क्या हम dy by dx निकाल पाते हैं और सिंप्लीफाई करके निकाल पाएंगे। सर यहाँ पे 0 0 रखें dy by dx में ना, हाँ रखेंगे तो वहाँ पे नहीं रखने पे सर इसको सॉल्व कर रहे हैं ना y बराबर mx को, हाँ। तो इस फॉर्म में आ रहा है। अच्छा और 0 0 नहीं रखने पे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि टेंजेंट तो ओरिजिन बोला है ना, कर्व एट ओरिजिन, तो मतलब सर सॉल्व कर दीजिए एक बार देखिए। जैसे इसको मैं अगर देखूं, चलो इसको ट्राई कर देते हैं। तो ये एक्स क्यूब एक्चुअली ये ना कुछ इस तरह का कर्व है, ये डिवाइड किया हुआ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए। ठीक है, अभी सिंपली हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चलो तो सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, मतलब एक आसान मेथड से करता हूँ वरना तरीके बहुत सारे हैं। तो a टाइम एक्स स्क्वायर माइनस a टाइम वाई स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में। सो 3x स्क्वायर, फिर यहाँ प्रोडक्ट 2 लगाना पड़ेगा, तो x का डेरिवेटिव 1 वाई स्क्वायर एज इट इज, और x एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx, यहाँ से 2ax और माइनस 2a dy बाई dx, यही ना। फिर dy बाई dx वाला टर्म को एक साइड ले आओ। हाँ 2ay यस, है ना, 2ay dy बाई dx। ठीक है, अब देख लो। तो अब क्या करते हैं, जो dy बाई dx वाला टर्म एक साइड कर लो। सो यहाँ से 2xy dy बाई dx है और ये 2ay लेफ्ट साइड वाले को बुला लिया, dy बाई dx। इधर बचा हुआ है 2ax और उधर से आएंगे 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या करोगे आप कि तो यहाँ से dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2ax
हाँ एक मिनट, अच्छा अनिरुद्ध, हाँ सो 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में 2xy प्लस 2ay। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करो। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें है ना, अब सिंप्लीफाई ऐसे 0/0 फॉर्म का आ रहा होगा, है ना, तुम ये कह रहे हो कि स्लोप 0/0 फॉर्म का है, 2 कॉमन है डिनोमिनेटर में, y कॉमन है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब तुम्हें अगर चेक करना हो, मान लो मैं अगर इसमें पहले x को 0 रखता हूं तो क्या लगता है वैल्यू क्या बनेगी? माइनस वाई स्क्वायर और 2ay। तो इस तरह से तब सही रहा है। x को 0 रखने पे वैल्यू 0 होता है। नहीं, न्यूमरेटर में वाई स्क्वायर है ना, इसमें x को 0 रखने पे क्या आएगी? ये m है मेरा, अभी x जैसा रखना, y भी रखना तो y स्क्वायर बाय 2ay होगा, है ना। तो ये कट के माइनस y अपॉन 2a आ जाएगा, नहीं? हाँ सर। इसके बाद आप y 0 होगा तो और अब y को रखूंगा तो 0 हो जाएगा। ओके, और तो m 0 ही हो गया, तो m 0 हो गया तो फिर y बराबर 0 आ जाएगी। एंड लेकिन एक्चुअली ये इस तरह का क्वेश्चन है नहीं, वन वेरिएबल वाला जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि कर्व इस तरह का होगा, जैसे एग्जांपल के लिए कोई कर्व ऐसा है, जैसे है ना, कोई ऐसा कर्व रहता है ना हाइपरबोला टाइप का, एक टेंजेंट ऐसा बनता है, दूसरा, जैसे मैं क्या समझाऊं, y बराबर 1/x का ही कर्व है मान लो। तो इसमें क्या है ना, ये जो हमारा तो वो क्या बोलते हैं इसको, y एक्सिस जो है कहीं ना कहीं टेंजेंट है ओरिजिन पे इसका, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। लेकिन टेंजेंट ऐसे टच करती है ना, यहाँ पे टच नहीं करेगी, तो इसको बोलते हैं एसिम्पटोट। इसी को एसिम्पटोट में बोलता है ना। तो ये जो y एक्सिस है एसिम्पटोट है इस कर्व के लिए, इवन x एक्सिस भी एसिम्पटोट है। तो यहाँ वही पूछना चाह रहा मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसका ग्राफ बनाना तो आसान है नहीं। इतना हम क्यों कर रहे हैं, मतलब फिर भी आंसर तो आना चाहिए ना ठीक ठाक। तो जैसे हम जो तरीके से निकाल रहे हैं यहाँ तो टैंजेंट यूनिक आता है, ये मेथड हम तभी यूज करते हैं ना। यहाँ पे 2 टैंजेंट है तो 2 डिफरेंट सिचुएशन आएंगे, इसका मतलब। तो व्हाट टू डू? चलो एक और थोड़ा ट्राई करके देख लेता हूँ एक और तरीके से, नहीं तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली जा सकती है ना इजीली, कि जैसे था एक्स क्यूब माइनस या प्लस एक्स वाई स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली जा सकती है। सो ए प्लस एक्स टाइम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए प्लस एक्स। ये है एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। तो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है। So what is tangent to this curve? ये क्वेश्चन है ना, tangent क्या होगा इस कर्व का ओरिजिन पे।
तो x टेंड्स टू 0 पे 1 हो जाएगी। मेन तो कर्व यही है ना हमारे पास, तो इसका टेंजेंट क्या होगा, जैसे y बराबर ये कर्व ऐसा हो जाएगा। सो दो कर्व हो गए हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। सो इस तरह से दो कर्व आए, अब इन दोनों के टेंजेंट निकालने हैं। सो वी हैव टू फाइंड टेंजेंट एट ओरिजिन। सो यहाँ से किया जा सकता है। सो अब यहाँ से तुम अगर डी बाई डी एक्स निकालोगे तो लेंदी होगा। लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा। हाँ आंसर तो सेम ही आएगा ना। हाँ आंसर तो सेम ही आएगा। यस, तो एक्चुअली टू वेरिएबल क्वेश्चन है, इसमें ग्राफिकली देखना पड़ेगा। ग्राफ बनाना थोड़ा इसका मुश्किल लग रहा मुझे। कुछ अप्रोच होगा इसका कि जैसे y बराबर प्लस माइनस एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये राइट साइड 0 हो जाएगी। तो राइट साइड 0 हो जाएगी तो एक लेफ्ट साइड में एक्स वाई 0। अभी के लिए छोड़ो इसको, इसमें टाइम लग रहा है, इसको मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ। नेक्स्ट बताओ। 15 जो है हो सकता है क्वेश्चन में भी गलती हो, बट देखना पड़ेगा। इसका आंसर गलत। ओके चेक करते हैं। सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसने पहले ही बता दिया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एग्जैक्ट है तो सिंपली इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो माइनस ए आएगी, माइनस है, ठीक है। मतलब तो पहले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, मतलब ये पहला जो इंटीग्रल है तो उसमें आएगा हमारे पास कि एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ए एक्स वाई, है ना। फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस सम फंक्शन ऑफ y, और ये दूसरे वाले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा वाई क्यूब बाई 3 माइनस ए एक्स वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ x, ठीक। इस तरह से है, तो इन दोनों को कंबाइन करना होता है। इस तरह से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इन दोनों को कंबाइन करना होता है। तो कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सो द सॉल्यूशन इज, सो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, अच्छा यहाँ मुझे लग रहा है ना 0 लिखते हैं, c लिखते हैं ना, इक्वल टू कांस्टेंट। सो एक मिनट, हाँ ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ क्या करोगे आप। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई क्यूब बाई 3। जो टर्म्स रिपीटिंग है उसको एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। तो जो टर्म रिपीटिंग है उसको एक बार ही लिखेंगे हम लोग, तो एक बार ही लिखेंगे तो क्या आएगा, बोलो भाई। तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये सॉल्यूशन है इसका। किसके साथ मैच करेगा, चेक करो, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट वैसे सॉल्व करते हैं, जो पहला टर्म है उसको अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, दूसरे वाले को अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर जो कॉमन टर्म आ रहा होगा उसको एक बार ही लिखेंगे हम। तो जैसे ये एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है, तो इसको एक बार ही लिखना है। और ये जो phi 1 y एक्चुअली ये है, और ये जो phi 2 x लिखा है एक्चुअली ये है। तो देखोगे दोनों एक ही चीज लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, मान लो ये c1 ये c2 कर दो, सो है दोनों एक ही चीज। ये जो x1 क्यूब बाई x क्यूब बाई 3 है, ये phi 2 x है एक्चुअली, और ये जो phi 1 y है ये y दिस बाई 3, तो दोनों फंक्शन सेम ही है, तो वही ये है। इस तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर ओके है। 15 के बाद 14 15 हो गया ना, हाँ 14 में तो है ना प्रॉब्लम। अच्छा 14 तो चलो हो गया पहले सॉल्व, इसमें इसको डायगोनल बना देंगे। 15 ये है, हाँ आगे बताओ। 17 कह रहा है कि इन अ
कैटेनरी मतलब कोई इक्वेशन है, क्या कर रखा है ये, y बराबर c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, इस तरह से। देन द लेंथ ऑफ कर्व फ्रॉम वर्टेक्स टू एनी पॉइंट, so length of curve from vertex to any point is equals, ये क्या है भाई, तो सर एक कैटेनरी फिगर होता है हाँ हाँ पैराबोला टाइप का सर, हाँ हाँ, तो वो हाइपर में होता है, तो उसी को कैसे सोल्व करेंगे ये? जैसे c टाइम ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करने का मतलब ये हो गया ना कि e की पावर x बाई सी प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई सी अपॉन 2, यही तो है। cos हाइपरबोलिक क्या होता है, यही होता है ना, cos e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर x प्लस 2, तो ये चीज है। अब लेंथ ऑफ कर्व निकालने को बोल रहा है, ये तो वैसे हो गया कि याद है तो ठीक है। लेंथ ऑफ कर्व x के टर्म में क्यों आएगा, फ्रॉम द वर्टेक्स टू एनी पॉइंट, अच्छा कोई वर्टेक्स से एनी पॉइंट, तो क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से उठाया है पता नहीं। और यहाँ लिखा भी ऐसे ही गलत है, इसमें है कि कैटेनरी का जो इक्वेशन होती है वो क्या है, cos हाइपरबोलिक दिस अपॉन c प्लस रहता है, ये c इंटू लिखा है। अच्छा a cos हाइपरबोलिक x बाई है, ठीक है, a cos हाइपरबोलिक x बाई है, यही बनेगी। तो इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला ये, हालांकि वैसे क्वेश्चन आ गया। तो ये पैराबोला शेप का है ना, कर्व इस तरह का होता है, ब्रिज व्रिज जैसे है, हैंगिंग ब्रिज उस तरह से। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला ही क्वेश्चन है। तो पूछना क्या चाह रहा है, द लेंथ ऑफ कर्व फ्रॉम वर्टेक्स टू एनी पॉइंट, वर्टेक्स टू एनी पॉइंट, तो ये यही एनी पॉइंट जो है ना, ये मुझे लगता है कि x, y है, आर्बिट्री है, इसलिए आंसर x के टर्म में दे रखा है। तो हाउ डू यू फाइंड लेंथ ऑफ कर्व, तो फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, ये सब मुझे लग रहा है ना ये डायरेक्ट कोई रिजल्ट है उसका यूज करके क्वेश्चन बना दिया है, कि वैसे हम लोग तो डिराइव कर सकते हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट रिजल्ट होगा तो प्रूव करना पड़ेगा। सर लेंथ का वैल्यू x के टर्म में फिर से आएगा क्या? नहीं, वो पॉइंट एक्स वाई है ना, ये कहना चाह रहा है कि फ्रॉम वर्टेक्स, तो इसका ये भी जानना पड़ेगा वर्टेक्स क्या है, तो उसके लिए हमें इस कर्व को ठीक से जानना पड़ेगा, जो कि मुझे भी ठीक से पता नहीं है। तो ये कर्व का क्या प्रॉपर्टी है, इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, ये ठीक से देखना पड़ेगा, तब जाके वो आ जाएगा। हालांकि फॉर्मूला तो ऐसे ही आ जाएगा। क्या बता रखा है ये, बता दो एस की वैल्यू a tan phi, मतलब a cos हाइपरबोलिक x by a sin हाइपरबोलिक x by a, ये है। लेकिन इसका प्रूफ भी है यहाँ पे, इसने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रखा है।
हालांकि ये अलग रिसर्च प्रॉब्लम टाइप का लग रहा है, लेकिन फिर भी कर सकते हो सॉल्व। तो इसका प्रूफ लिखना पड़ेगा। हम लोग क्या जानते हैं लेंथ का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क। तो उससे अगर जाना चाहो तो हम लोग तो ये जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला कि क्या था, रूट अंडर 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये जानते हैं ना वैसा। तो लेकिन ये इसमें कैसे लगाएंगे, तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन तुम ऐसे कुछ 0 से x ही कर लो इस तरीके से। तो क्या आएगा, इसमें भी यही लगा सकते हो, बट प्रूफ करना पड़ेगा इसको। तो पता नहीं इस तरह क्वेश्चन सीयूईटी में आए, पीवाईक्यू में था नहीं, तो क्या क्या बना के रख दिया है। एनीवे लेकिन ठीक है, क्वेश्चन है तो सॉल्व करना आना चाहिए, सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। ये है अभी के लिए इसको स्किप करो, छोड़ो, इसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट बताओ। 2 क्वेश्चन रह गए ना मैथ वाले, तो ये था, पिछला वाला भी था। ये सब ऐसे ही कोई प्रॉपर सॉल्व क्वेश्चन होगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। अगला डाउट कोई है इसमें मॉक टेस्ट 5 में? सर 25। So the 25 is which of the following equation is a linear equation of order 3? Linear equation of order 3 है ना, linear equation डिग्री 1 हो and order 3 चलेगा। So देखो पहला इक्वेशन लीनियर होगा। So why the first equation is not linear? सबको समझ आ रहा होगा। ये प्रोडक्ट आ गया ना, d2y by dx स्क्वायर और into dy by dx आ गया। जैसे x into y is not a linear term, अगर x y दोनों वेरिएबल है तो x into y will not be linear term, ठीक है। सो विद द सेम रीजन ये लीनियर नहीं है, क्योंकि 2 डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है, तो इस टर्म की डिग्री 2 हो गई। दिस इज नॉट लीनियर। लीनियर होने के लिए हर डेरिवेटिव का पावर 1 होना चाहिए, एक डेरिवेटिव दूसरे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, इवन y का भी प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। तो लीनियर इन y एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये प्रोडक्ट की वजह से लीनियर। हाँ, बी में y स्क्वायर आ गया ना। तो जब हम लीनियर की बात करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव दोनों कंसीडर करते हैं, तो y और उसका डेरिवेटिव दोनों कंसीडर करेंगे। तो ये y स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक टर्म हो गया, दैट्स व्हाई इट इज नॉट लीनियर। सर x square doesn't matter ना? यस, x स्क्वायर डजंट मैटर। सो इन द लीनियर डेफिनेशन, लीनियर का ये है कि इट शुड बी लीनियर इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इन इट्स डेरिवेटिव्स। सो y dy by dx, d2y by dx square and all derivatives of y. So y is also important to decide linear. Linear के लिए y भी important है, x is not important. x पे कुछ भी पावर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So it should be linear in terms of y and its derivatives of y. तो यहाँ पे x का प्रोडक्ट है, there is no problem. So we have to see linear in terms of y and derivative of y. So यहाँ linear है, पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, इसलिए linear। यहाँ क्या हो रहा है, सो लीनियर तो डी वाला भी है। अच्छा, लेकिन ऑर्डर 3 नहीं है ना, लीनियर तो है लेकिन यहाँ पे ऑर्डर क्या है, फिर फोर्थ वाले का जो डी ऑप्शन है उसका ऑर्डर कितना है, 2 है, तो इसलिए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। लीनियर तो ये है ना, सी एंड डी बोथ आर लीनियर, बट सी इज लीनियर ऑफ ऑर्डर 3 एंड दिस इज लीनियर ऑफ ऑर्डर 2, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो You know some concept about like if something comes in log x instead of x, if something comes there. So x is not the deciding factor, x or multiple of x will not be deciding the linearity of differential equation. Even it will not affect order and degree also, no problem, है ना। So in differential equation derivatives are important and in linear case the dependent variable are important. So log x will not affect. सर अगर इसमें डेरिवेटिव और y इनटू के फॉर्म में आ जाए तो वहाँ पे भी लीनियर हो? नहीं, वहां लीनियर नहीं। अगर y इंटू dy by dx हो जाता तो लीनियर नहीं होता, क्योंकि y एक वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डेरिवेटिव तो वो भी प्रोडक्ट में नहीं आने चाहिए, ये चीज है।
तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना वो ये फॉर्म होता है उसका। तो अच्छा इसको मैं, तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्चुअली, अरे क्या हो गया, तो लीनियर का फॉर्म बताया था। लीनियर क्या होगा, जैसे a1 टाइम y या a0 टाइम y प्लस a1 टाइम dy dx प्लस a2 टाइम d2 dx स्क्वायर, a3 टाइम इस तरह से। और a1 a2 a3 जो बोला हूं मैं वो x का फंक्शन हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है या फंक्शन ऑफ x हो सकता है, y नहीं। तो y में लीनियर होगा, डेरिवेटिव ऑफ y जितने होंगे उन सब में लीनियर होगा, लीनियर तो पावर 1 होगा मैक्सिमम, ये मतलब है। नेक्स्ट बताइए, तो ये ओके है। 33 which of the following is correct? तो सिस्टमेटिक, क्या कहना चाह रहा है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज मोर प्रिसाइज देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट if heterogeneity of whole population is more important than the heterogeneity within the systematic sample. If PWS3, तो उसका फुल फॉर्म लिखना चाहिए, ये वहाँ भी SRSWR लिख दिया है, फुल फॉर्म जरूरी थोड़ी बच्चों को सब पता हो। So if PWST more than 0 है then systematic sampling, ऐसे ये बताओ हमारे पास systematic sampling सिलेबस में लिखा नहीं है, सिलेबस में क्या क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर। तो ये क्या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अलग से जोड़ दिया है। सो इफ PWST मोर देन 0 देन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज मोर प्रिसाइज देन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। Systematic sampling may always yield unbiased estimates if there are periods features associated with the sampling interval. Systematic sampling is not very efficient in presence of linear trend. तो मुझे ऐसा लगता है तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग सिलेबस में है नहीं, क्योंकि सिलेबस में 3 तरह का सैम्पलिंग टेक्निक है। ऐसे बहुत सारे आगे भी होते हैं ना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो है तुम्हारा आगे, जैसे आता है रैंक सेट सैम्पलिंग, ये सब उस सिलेबस में नहीं है ना। तो बहुत सारे डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, लेकिन ये मुझे लगता है ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हमारे पास 3 तरह का था, तो उसमें तुम्हें क्या देखना है, उसका डेफिनेशन एक बार देख लेना है। देखो डिजाइन में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, वैसे पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो किसी को बहुत ज्यादा तुम्हें PhD करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट एक बार डेफिनेशन देखना है, जो भी टर्म्स हैं उसका डेफिनेशन देख लेना है, और जो डिजाइन डिफरेंट टाइप्स के उसके एनोवा टेबल याद कर लेना है कि ये उसके सोर्स ऑफ वेरिएशन है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बस यही मेनली तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार एनोवा टेबल सबका याद कर लो, डिफरेंट डिजाइंस है, 2 स्क्वायर या 2 क्यूब डिजाइन जो हैं, तो उसका बस एनोवा टेबल देख लो, उतना ही काफी है। या 2-3 डिजाइन तो तेरा कार्बिडी, ये सबका बस एनोवा टेबल देख लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है CUET के लिए। 32 सर। है ना, तो ये आउट ऑफ सिलेबस को हटा दो ये। सर एक बार 28 में। हाँ रुको 1 by 1। सो 32 कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट sum of 2 randomly chosen positive numbers both less than equal to 1. So find the probability that sum of 2 randomly chosen positive numbers जो कि दोनों less than equal to 1 है will not exceed 1 and their product। तो ये तो सिंपल एक बेसिक क्वेश्चन हो गया ना, ये तो जैसे बच्चों में करते हैं ना, मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कन्वर्ट करो। सो 2 नंबर है, मान लो x y, इसका सम will not exceed 1, मतलब less than equal to 1 होगा, and product less than equal to 2 by 9 होगा, और xy क्या है, चलो x 0 से 1 के बीच का नंबर है, y 0 से 1 के बीच का नंबर है। तो ये समझ लो कि x is uniform 0 1, y has uniform 0 1 distribution। So what is probability x plus y less than equal to 1 and
x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 2/9। क्या इसको सॉल्व कर पाओगे तुम लोग? कैसे सॉल्व करते हो? बोलो, ये तो सॉल्व क्वेश्चन है, ये वीके रोहित की बुक में एक साइज का क्वेश्चन है, एग्जांपल या एक साइज होगा। हाँ, सिंपली ग्राफ से हो जाएगा। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट भी होगा, यहाँ 2 नंबर चूज कर रहे हैं ना, तो इन दोनों में इंडिपेंडेंट कंसीडर करना होगा हमें। तो हो तो गया, कोई नहीं, इसको इंडिपेंडेंट कंसीडर कर लो। तो अब क्या प्रॉब्लम है भाई, तुम्हें क्या करना है? 0 1 0 1। सो ये x की वैल्यू 0 to 1, y की वैल्यू 0 to 1 है, और ये हो गया। और क्या करना है आपको? इसमें ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ बना सकते हो, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। ये ग्राफ हो गया, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, है ना। अब आप x इंटू वाई 2/9, इसका भी ग्राफ बना लीजिए, फिर उसका भी लेस देन कर, जो कॉमन रीजन आएगा उस पे इंटीग्रेट कर लेना है तो हो जाएगा। तो इसमें डबल इंटीग्रेशन 1 dx dy या dy dx, जैसे आपको ठीक लग रहा है तो हो जाएगा। इसका ग्राफ बना के ट्राई कीजिए, ट्राई करते हैं। नेक्स्ट बताइए, 32 के बाद 28 सर 30। सर 38 इसके बाद। अच्छा, सो 30 कह रहा है कि x1 x2 xn डॉट 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 है ना, बी द सीक्वेंस ऑफ IID chi स्क्वायर वेरिएट्स विथ 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो xi जो है chi स्क्वायर 4 है, Sn आपको दे रखा है, सो Sn इज समेशन xi स्क्वायर i फ्रॉम n। तो ये बोल रहा है 1/n Sn xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n। तो बताइए, जिन लोगों को वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर पता है, दिस क्वांटिटी कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट? सो दिस इज ex स्क्वायर। सो ये थ्योरम है, दिस थ्योरम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। सो अब ex स्क्वायर निकाल पाएंगे क्या आप लोग? chi स्क्वायर 4 में मीन कितना है? 4, वेरिएंस कितना है? 8, तो ex स्क्वायर कितना होगा? 8 प्लस 4 स्क्वायर, है ना। सो 24 इज द आंसर। ठीक, चलिए 38 सर 28 का क्वेश्चन है। 28 फिर 38, ओके। सर मेजर ऑफ स्क्यूनेस तो 1/2 होगा ना। अच्छा, so for the Poisson distribution with parameter mu, the measure of skewness and measure of kurtosis। अच्छा, ये देखो, ये ना थोड़े से +3 का प्रॉब्लम, तुम ये कह रहे हो +3 नहीं आना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो? नहीं सर 1/2 होगा मेजर ऑफ स्क्यूनेस। कर्टोसिस तो 1/2 + 3 ही होगा। ओके, ठीक है। स्क्यूनेस 1 कितना आएगा? अच्छा, 1/√में, ये तो फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा, अभी तो याद मुझे भी नहीं है। सो आप ये कह रहे हो ये आता है पॉइसन म्यू में, मेजर ऑफ स्क्यूनेस ये होगा, एंड जो मेजर ऑफ कर्टोसिस है ये 1/μ + 3 है ना, जो एक्सेस कर्टोसिस बोलता है तो 1/μ लिखेंगे। ये फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा, एक बार चेक कर लो भाई क्या है। बाकी लोग नहीं सर 1/μ होता है स्क्यूनेस। वही होता है, नहीं होता है। हाँ वही, एक बार चेक कर लो, फॉर्मूला जस्ट चेक करना पड़ेगा, एक बार वेरीफाई कर लो, फॉर्मूला ही है ये। तो वो तो मिल जाएगा, कहीं भी ऑनलाइन मिल जाएगा तुम्हें, विकिपीडिया पे मिल जाएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना तो बता देगा स्क्यूनेस, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं रहता, बट या तो ड्राइव कर सकता हूँ। सो क्या भाई, तुम चेक करो एक बारी। सो β1 1/λ है, γ1 1/√λ है। सर मेजर ऑफ स्क्यूनेस तो गामा 1 ही होता है।
और बीटा 2 3+1/λ है। तो गामा 1 इज रूट बीटा 1 एक्चुअली, जो गामा 1 है वो रूट बीटा 1 होता है ना, इसीलिए सो बीटा 1 1/λ होगा। अच्छा हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, चलो ऐसे स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताया था, x माइनस एक्सपेक्टेशन x अपॉन मतलब x माइनस म्यू बाई सिग्मा, इसकी पावर कितना लेते हैं हम लोग 3। चेक करो। हाँ तो इसका अगर हम पॉइजन में ये क्वांटिटी कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, चेक करो भाई। मतलब रूट 3/μ की पूरी का 3/2 होता है। आई थिंक ये 1/√λ ही आएगा, चेक करो एक बार, वेरीफाई कर लो तुम लोग। इसको चेक करो, ये 1/√μ आएगा, चेक करो पर तुम लोग वेरीफाई करके देख सकते हो। ड्राइव करने के बाद ही क्लियर होगा। वैसे ये लोग क्या लिखते हैं, सर विकिपीडिया में यही दे रखा है 1/√μ। अच्छा ठीक है तो यही होगा। तो इसको चेक, बाकी लोग चेक कर लेना है ना, एक तो बीटा 1 एक गामा 1 देता है, तो एक 1 ये लिखता है, बाकी चेक कर लो एक बार, वेरीफाई करके तुम कैलकुलेशन एक बार करके देखो। सो हाँ तो नेक्स्ट बताओ, इसका तो मैं करेक्ट करवाया ना, इसका क्या होगा 1/b। तो हाँ नेक्स्ट क्या 38, 34 से अच्छा 38 डिग्री क्या था, देखो 34 क्या कह रहा है। सो हाँ ये हमने देखा था, इसमें आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है ना, इसमें क्या है, हाँ सर ये डिस्कस किया हुआ है। हाँ ये हमने किया था, इसमें कुछ प्रॉब्लम है इसमें, आई थिंक p-1 हो सकता है, और वहाँ भी ठीक से लिखा नहीं है। तो एक मॉडल दे रखा ना EYI बराबर बीटा नॉट x नॉट एंड सो ऑन अप टू, अच्छा तो पहला टर्म 1 दे रखा है, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि xi 01 है ना, तो xi 01 है, बाकी वैसे ही
तो बीटा नॉट इस तरह चल रहा है, ठीक है। सो और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का है, तो यहाँ पे ईच आर जीरो और सम ऑफ एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो। तो ये एनोवा टेबल देखोगे उससे समझ आ जाएगा। जैसे मैं बता रहा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम p माइनस वन आता है, तो एफ p माइनस वन उस तरह से कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पैरामीटर्स कितने हैं, एक मिनट आदित्य आप बता रहे थे ना। सो हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर? सर p नहीं, कितने बीटा आइज कितने हैं, कितने पैरामीटर्स हैं बीटा? नहीं, चेक करो एक बारी। n प्लस वन हो गया ना से, तो क्योंकि नहीं सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली वो i 1 से n है। j की लिमिट कितनी है? सर 0 to p 0 to p। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 0 to p? p प्लस वन। तो अगर p प्लस वन पैरामीटर्स है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? अच्छा सर p हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ 0 से p स्टार्ट किया है, एंड दैट्स व्हाई देयर आर p प्लस वन बीटा है ना पैरामीटर्स वहाँ पे, तो डिग्री p हो जाएगी। देन फाइन है ना। सर मैंने वो नल हाइपोथेसिस देखा था। हाँ यस मैं समझ गया। तो वहाँ इसको स्टार्ट करना चाहिए, बीटा 0 को भी कंसीडर करना चाहिए, तो उस केस में ये हमारे पास p हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसके बाद 38 है, देखो तो ये p है, ओके है। सो 38 जो है हम्म 38 क्या कर रहा है? ईच परम्यूटेशन ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 डिटरमिन्स अ 6 डिजिट नंबर, ठीक है। तो उसको परम्यूट करेंगे तो एक नंबर आ जाएगी 6 डिजिट की। इफ द नंबर्स करस्पॉन्ड टू ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस आर लिस्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो वैल्यूज जो है वैल्यूज के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो फाइंड द 319वां नंबर क्या होगा इन द लिस्ट। तो इस तरह क्वेश्चंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लोअर क्लास में थे, सो हम लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। तो होगा क्या, फर्स्ट यू विल स्टार्ट नंबर स्टार्टिंग विथ 1। तो बताओ 1 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर्स होंगे? सो 1 फिक्स हो गया, सो 5 फैक्टोरियल कितना होता है ये? 120, ओके। 2 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर्स होंगे? ये भी है 5 फैक्टोरियल, जो कि 120। 3 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर होंगे? ये भी 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये भी 120, तो ये तीनों मिला है कितना हो गया? 360। तो अगर मैं आपसे पूछूं 360th नंबर, अच्छा 319वां पूछा है ये, ओके। सो अब मुझे इसके अंदर केसेस बनाने पड़ेंगे एक्चुअली। सर ऑप्शन से केसेस आएगा, वो का जरूरत नहीं है ना। अच्छा ओ, तो वैसे ही पता चल गया, हाँ, क्योंकि पहले 120 नंबर इस कैटेगरी में है, अगले कैटेगरी में 121 से लेके है ना 240 तक वाला होगा, और अगले कैटेगरी में 241 से 360 तक वाला होगा। तो जो ये जो नंबर्स होंगे अगर हम सीरियल अरेंज करें तो यस, तो ऑप्शन सही दिख गया ऐसे ही कि जो नंबर है 3 से स्टार्ट वाला नंबर 241 से लेके 360 पोजीशन पे होगा, यस। Can I check 45? 45, ओके। सर 36 है इसकी। हाँ ठीक है, एक मिनट। तो 45 जो है क्या है इसमें? 36 और 45 ना, एक मिनट तो रुको। तो ये कह रहा है कि अ गेम ऑफ क्रैप्स, ये क्या है? प्लेइंग क्रॉप्स, प्लेइंग विथ अ पेयर ऑफ फेयर डाइस एज फॉलोज। A player rolls a dice if a sum of 7 or 11 shows up, the player wins. If a sum of 2, 3 or 12 shows up, the player loses.
otherwise the player continues to roll the pair of dice until sum is either 7 or the first number rolled. In the former case the player loses and in the later the player wins. So पहली चीज है कि find the probability that the player wins the game. Second, what is the probability that the game ends on the first roll? Okay. So player wins the game, मतलब like first he loses and then wins the second chance. Let me read again. So एक die को roll किया. A player rolls the die. Give pairs. तो यहाँ पेयर ऑफ फेयर डाई रोल हुआ, ठीक है. तो सम हो सकता है, सो सम कैन बी 2 से लेके 12 तक. अगर सम 7 आया या 11 आया, क्या करता है वो? प्लेयर विंस. तो यहाँ विंस हो गया ना. सो यहाँ जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है? What is probability winning here? So what is probability of getting sum 7 or 11? 8 by 36. तो चेक करना पड़ेगा आउटकम कितने हैं. 7 के लिए 4 3 है ना, 3 4 5 2 2 5 6 1 1 6. And then for 11 this is 6 5 and 5 6. ओनली दिस. हाँ, तो कितने हो गए टोटल? 8 by 36. तो कितना हो जाएगा ये? कैंसिल होके 4 दूने 8, 2 by 9. ओके. सो फिर 8 by 36 वहां लिख रखा है 12 by 36. अच्छा, इसमें सारे ऑप्शन में 12 by 36 ही कर रखा है. और है ना, यहाँ तो प्रॉब्लम है ना. इसने बोला था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेम एंड्स ऑन द फर्स्ट रोल or otherwise the player continue to roll in the pair of dice until the sum is either 7 or the first number are rolled or the first number rolled. जो पहले आया था वही आ जाए. ओके, तो अभी इनिशियली या तो 7 या 12 आ जाएगा, तो वो ये प्रोबेबिलिटी है. अच्छा, दूसरे बारे में क्या होगा? अब मान लो 7 या 11 नहीं आया और 2 3 12 भी नहीं आया. 7 11 नहीं आया, 2 3 12 नहीं आया. इसके अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो ये 12 by 36 ही आएगा. ये तो सेकंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बोला ना, द गेम एंड्स ऑन द फर्स्ट रोल. तो फर्स्ट रोल में गेम एंड कब होगा? अच्छा, फर्स्ट रोल या तो ये 7 11 आया तभी एंड होगा ना. हाँ सर. तो ये 8 by 36 होने चाहिए फिर तो. इन द फॉर्मर केस, पहले वाले केस में प्लेयर लूज कर रहा है. Find the probability that player wins the game. तो वैसे तो चलो, अभी ये मैं इसकी निकाल रहा था पहले कि क्या प्रोबेबिलिटी है गेम एंड्स ऑन द फर्स्ट रोल. तो गेम कब एंड होगी फर्स्ट रोल पे? या तो जीतेगा या हारेगा, ऐसा है क्या? ओके. अच्छा, अगर हार गया तब भी एंड हो जाएगा ना गेम? So game ends with the probability 2 by 9 ना? नहीं, 2 by 9 he wins. What if in the first turn he loses? So the game will end when he wins ना? Wins or loses, I think that will be the case here then. So if he loses, he will continue the game till he gets the success. नहीं, he will continue the game if they get neither 7 nor 11 nor 2 nor 3 nor 12 out of these choices. I mean, rest choice are, suppose sum is 4, then what will they do? If sum comes 4 in the first roll, then what will they do? They will toss again.
Yes. So in the first toss, he will lose or win. Then I think game ends. Otherwise, so wins if sum 7 or 11 comes. Loses if sum 2, 3, 12 comes. If these 5 outcome didn't come, then he will roll again. So that is the case. So what is the probability of getting 2, 3, 12 sum? The probability of losing 2 means 1, 1, 3 means 1, 2, 2, 1, 12 means 6, 6. So there are 4 choices. Okay, so they add it together and then it becomes, okay, so it becomes 12 by 36. So there is no problem here. So all options have 12 by 36 only. So the main thing is first, है ना? So it made it clear what the probability that player wins the game. लास्ट में क्या किया एक्टर? लास्ट में लूज करने की प्रोबेबिलिटी निकाला इन द फर्स्ट रोल, पहली बार में ही जीत जाएगा या पहले रोल में ही हार जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, और जीत गया तब भी वो गेम क्विट कर देगा, हार गया तब भी वो गेम क्विट कर देगा। अगर इनमें से कोई नहीं आया, जैसे पहली बार पेयर ऑफ डाई को रोल किया, सम 7 या 12 आया तो 7 या 11 आया, देन he wins. If sum is 2, 3, 12, then he lose. If neither of these choices comes, then they will toss again. अब दूसरे बार में ये हो गया अदरवाइज, तो इस पहले बार में ना जीता ना हारा, कुछ नहीं हुआ फर्स्ट टाइम में, then they will toss again, and then toss again, then what will they do? Until the sum is either 7 or the first number rolled. So now in the second roll, so suppose these are not the choice, तो total 8 plus 12 14, sorry 12, तो 12 घटा दो 36 में से, so कितना होगा 24, 24 by 36 क्या choices हैं कि sum is neither 7 nor 11 nor 2 nor 3 nor 12, so out है ना, इनमें से कोई नहीं आया except these, so ये probability है। अब now they will toss again, so either sum 7 comes or the same number comes जो पहली बार में आया था, तो अब 7 आने का क्या चांस है, सम 6 चॉइस है 7 के लिए, तो 6 by 12 और the same sum comes, sorry 6 by 36, ठीक है ना, तो ये क्या है, क्या हूं सम 7 आने का चांस, और 7 नहीं आया तो क्या आएगा जो पहले आया था, पहले क्या आया था बताओ भाई, तो ये तो हो गया कि पहले जो भी आया बाद में वही आना चाहिए ना, तब जीतेगा। अच्छा एक मिनट, ओ यहाँ बता रखा है ना, अदर एक्चुअली इंग्लिश है ना, इंग्लिश समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। सो अदरवाइज द प्लेयर कंटिन्यूज टू रोल द पेयर ऑफ डाइस अंटिल द सम इज आइदर 7 और द फर्स्ट नंबर कम्स। फर्स्ट नंबर रोल मतलब जो पहले आया था वही वाला नंबर फिर से आ जाए। यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है कि इन द फॉर्मर केस द प्लेयर लूजेस, तो जो पहले आया था फिर से वही नंबर आ गया तो लूज कर जाएगा। इन द लेटर केस प्लेयर विंस, ओ सॉरी फिर उल्टा समझ गया, द फॉर्मर केस द लेटर, बाद वाले केस में जीत जाता है, तो मतलब मैंने क्या गलत समझा ना फिर से। फॉर्मर केस द प्लेयर लूजेस, तो मतलब 7 आने में प्लेयर लूज करेगा ना, तो ये तो लूज की प्रोबेबिलिटी हो गई 7 आने पे। विंस कब होगा, तो हमें जीतने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, बोलो भाई। सिर्फ 7 क्यों, वो 7 11 2 3 12 सब वाले में यूज होगा ना। सेकेंड रोल में सम अगर 7 आया तो क्या होगा, विंस या लूज, ये लास्ट लाइन क्या कह रहा है, ये ना फॉर्मर केस इज द प्लेयर लूजेस एंड इन द लेटर द प्लेयर विंस। मतलब पहले वाला नंबर आया तो विन,
तो जीतता है। तो चलो मैं विन की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ सीधा। तो शुरुआत में जीतने की प्रोबेबिलिटी थी दो, या तो 7 या 11 आ जाए इनिशियली, ठीक। तो उसके लिए था कि 8/12, या दूसरी बार जब अगर इनमें से कोई नहीं आया था तो अब कह रहा है कि कब जीतेगा वो, जब जो पहले आया था वही आ जाए। तो देख लो, पहली बार मान लो वो सम आया 4, तो फिर से 4 आ जाए। तो 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 3 3 1 2 2। तो 3/36 इंटू 3/36, सम 5 आ जाए। तो 5 के लिए क्या फेवरेबल आउटकम है? 2 3 3 2 4 1 1 4, 4 ही है। 4/36 4/36, तो 4 5 है ना, 2 3 हो गया, 4 5 6, 6 के लिए क्या फेवरेबल आउटकम्स हैं? 3 3 1 5 5 1 4 4 2 2 6, कितने? 5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो पहले टॉस में जीत गया होगा, या फर्स्ट टाइम में सम 4 आया था तो फिर टॉस किया होगा उसने, सेकंड टाइम भी 4 आ जाए तो जीत जाएगा, ये ऐसा कह रहा है। द फर्स्ट नंबर रोल्ड इन द लेटर केस प्लेयर विंस। तो इधर लैंग्वेज समझना है बस, और कुछ नहीं है। सो यहाँ से तो सम 4 सम 5 सम 6 सम 7 तो ऑलरेडी वहाँ हो जाएगा। 8 पे बात बनेगी। 8 सम कब हो सकता है ये देख लो, 2 6 6 2 5 3 3 5 है ना, और 5 आउटकम 4 4, बस 5। तो अगेन 5/36 इंटू 5/36, 9 के लिए कुछ है? 9 नहीं है तो 9 का देख लो, 9 कब आएगा सम? 9 कब आ सकता है सम? 5 4 4 5 6 3 3, कितने? 6 या 4? चेक कर लो एक बारी। 9 आएगा 6 3 3 6 5 4 4 5, बस है ना। तो 4/36 4/36, और 9 के बाद 10 कब आएगा आउटकम्स? 10 के लिए कुछ है? 10 भी है तो फिर से टॉस करा होगा। 10 के 5 वाला पॉसिबिलिटी है ना। 10 में जैसे क्या है, 10 में सिंपल है ना, 6 4 4 6 5 5, हाँ। तो 3/36 3/36, 11 के लिए इधर था, 12 के लिए था, खत्म। इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या आंसर आता है? दिस इज आंसर। यू सिंप्लीफाई दीज नंबर्स। सो यहाँ डिनोमिनेटर सबके 36 36 है, मेनली वहां तुम्हें सोचना है। 8/, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। 36 इंटू 36 तो यहाँ है ही, बस जैसे हो गया 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, इट विल गिव यू आंसर। कितना? 8/36। ये आ रहा है 8/36। नहीं सर, पहले वाला। ओ अरे यार, ये मैं गलती लिख देता हूँ। हाँ ये बताओ कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो एक बार कैलकुलेटर से। चेक करो ये आएगा क्या, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ मैं यहाँ भी गलत लिखा था, 8/12 क्यों लिखा था? 8y यहाँ भी 36 ही होगा।
101 101 पक्का देख लो। बाकी लोग चेक कर लो भाई ये कितना आएगा। तो ऐसे सिंपलीफाई करके देखो मैच करना चाहिए। कर पाओगे? ये 101 कैसे होगा? नहीं आ रहा है सर, 22/55 नहीं आएगा वहाँ पे। 91 आएगा। इसको सिंपलीफाई करो अब इसको। और सर आप एक 3 कम लिखे इसलिए आ रहा है। अच्छा 3 कम लिखा है क्या? ओ हाँ, अच्छा वो मैंने छोड़ दिया है मतलब यहाँ पे। यहाँ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 4 3। ओके फिर तो सही है। 100 या 101 100। अच्छा 100 ठीक है। अब इसको बताओ। सो 4 से हो जाएगा 25, 4 से ये 9, तो 72 प्लस 25/9 इंटू 36 मतलब हाँ 9 इंटू 36 97/9 इंटू 36। अभी कुछ कटेगा? सर नीचे तो 45 नहीं होगा। हाँ नीचे 45 कैसे आएगा? सही बात है। तो इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे लिखा है। 22/45। बट अप्रोच तो यही होगा। आंसर एक बार देखना दोबारा सिंपलीफाई करके। आई थिंक प्रोसेसर्स होने चाहिए। एनीवे जो भी अगर क्वेश्चन रह गया तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी तो अभी नेक्स्ट क्लास भी है तो आप लोगों का अभी है ना। रात को मैंने सेशन भी रखा है। वो बीएचयू का वो मितुसी और 2022 बैच की स्टूडेंट थी मितुसी और एक अभिलाष भी है। दोनों का अभी अराउंड 13.2 लाख का पैकेज में प्लेसमेंट हुआ है वहाँ पे डेलोइट में। अच्छी कंपनी है वो। तो बीएचयू से कर रहे हैं मिस। तो उसमें कुछ बहुत लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना बीएचयू में क्या है कैसे है। तो वो क्वेश्चन तुम वहाँ पूछ सकते हो कि यूनिवर्सिटी कैसी है या कोर्स कैसा है प्लेसमेंट कैसा है ये। ठीक है तो जो इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर सकते हो 9:30 पे। लिंक जूम पे होगा, मीट पे नहीं। जूम डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है तो अभी हम यही स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास जो सीयूईटी का होगा कल 6 to 8 फिर से। तो मॉक टेस्ट 5 कंप्लीट कर लेना। जो बचा होगा वो कल कर सकते हैं डिस्कस। उसके बाद मॉक टेस्ट 6 का मैं डिस्कशन कराऊंगा फिर। तो मैं कभी पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है तो अभी सीयूईटी वाले लोग लीव कर दो। अभी जैम की क्लास होगी फिर। ठीक है थैंक यू।